देश में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। अब लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाकर 31 मई तक के लिए कर दिया गया है। इस दौरान हवाई सेवा, रेल, मेट्रो, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम नहीं खोले जाएंगे और न ही किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे, मगर वहां दर्शकों को इजाजत नहीं दी जाएगी। खास बात यह कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को भी कई अधिकार दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि राज्यों को अब क्या अधिकार दिए गए हैं। अब जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर को जोन तय करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही अब कोरोना प्रभावित इलाकों को कुल 5 जोन में बांटा जाएगा। अब तक आपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन सुने होंगे, लेकिन अभी 5 जोन में कोरोना प्रभावित इलाकों को बांटा जाएगा। ये 5 जोन है: रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसके अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन। 2 राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें चला सकेंगे। इसके साथ ही कर्फ्यू में बाहर निकलने पर छूट देने का अधिकार भी राज्य सरकार को दे दिया गया है। शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और आइए अब आपको बताते हैं, कुछ चीजों को मंजूरी दी गई है लेकिन शर्तों के साथ। लॉकडाउन 4 में कुछ चीजों को छूट दी गई है, मगर कुछ शर्तें हैं। जैसे शादी समारोह कराए जा सकेंगे, मगर शर्त यह है कि 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये हम आपको बता दें कि कुल 68 दिनों का अब लॉकडाउन हो गया है, यानी 2 महीने से भी ऊपर का लॉकडाउन हो गया है। सबसे पहले 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 और उसके बाद अब 18 मई से 31 मई तक यानी लॉकडाउन 4.0। 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कुल 68 दिन का लॉकडाउन हो गया है। मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी। जितने शहरों मेट्रो हैं वो मेट्रो बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। आप अगर बाहर खाना चाहते हैं तो अभी उसकी इजाजत नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वो किसी ऐप के जरिए हो सकती है या फिर खुद रेस्टोरेंट अब तक पहुंचा सकता है। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में दर्शकों को इजाजत नहीं होगी, हालांकि स्टेडियम खुलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल सभी 31 मई तक बंद रहेंगे। राज्यों की सहमति से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जैसा हमने आपको बताया कि दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। जिम, स्विमिंग पूल, बार सब बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से बैन रहेगा, बंद रहेंगे। तो ये हमने आपको बताया लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस क्या है। हमने आपको बताया कि लॉकडाउन कब कब कितने दिन का कैसा रहा है। कुल 68 दिन का लॉकडाउन अब देश 31 मई तक देश लॉकडाउन में रहेगा। इसके साथ ही हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी चीजों को इजाजत दी गई है और उसके लिए क्या शर्तें एमएचए ने रखी हैं, यानी कि गृह मंत्रालय ने रखी हैं। इसमें शादी समारोह कराए जा सकते हैं, मगर शर्त यह कि 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। शराब और गुटखे की दुकानें खोली जा सकेंगी, मगर सार्वजनिक जगहों पर सेवन की मनाही होगी। थूकना पहले ही मना है। अंतर्राज्यीय बसें चल सकेंगी, मगर इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। स्टेडियम खोले जा सकेंगे, मगर दर्शक अलाउ नहीं होंगे। अंतिम संस्कार की अनुमति होगी, लेकिन 20 लोगों से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट है वो खोले जा सकेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी और साथ ही दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन 5 लोगों से ज्यादा यानी कस्टमर से ज्यादा मौजूद नहीं होंगे और उनमें 2 गज की दूरी होनी जरूरी है। एक खास और बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी जुड़ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गोपाल भार्गव जी, आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, लॉकडाउन बढ़ गया एक बार फिर, 68 दिन हो जाएंगे अब 31 मई तक। कुल चौथा लॉकडाउन कल से शुरू हो जाएगा, कुछ रियायतों के साथ, कुछ सख्ती के साथ। लेकिन आज की जो हमारी डिबेट है वो ये कि उन मजदूरों का क्या जो अभी भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, उनका क्या? देखिए, मजदूरों का दर्द मैं मान के चलता हूं कि पूरा देश समझ रहा है। राज्य सरकार भी समझ रही है, भारत सरकार भी समझ रही है। आप सभी लोग भी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के मित्र हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, सभी इस बात को दिखा भी रहे हैं, चल रहे।
और भारत का कोई भी ऐसा आदमी जिसका दिल धड़कता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेबस और लाचारों के लिए, ये सबसे दुखी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि हम कितनी भी बसें क्यों ना कर लें, कितनी भी ट्रेनें क्यों ना चला लें, एक दिन, 2 दिन या 4 दिन में हम करोड़ों मजदूरों के लिए उनके घरों तक नहीं भेज सकते। सरकारों की भी मजबूरी है और मजदूरों की भी मजबूरी है। दोनों मजबूरों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना होगा, एक ऐसा अचूक तंत्र तैयार करना होगा जिससे मजदूर को मालूम चले कि किस तारीख को वो अपने घर पहुंचा दिया जाएगा, किस तारीख को उसका किस प्रकार का वाहन मिलेगा, ट्रेन मिलेगी, बस मिलेगी, ट्रक मिलेगा, अन्य प्रकार का कोई सार्वजनिक परिवहन का साधन मिलेगा। यदि ये बात तय हो जाए, गारंटेड तय हो जाए, तो मैं मान के चलता हूं कि मजदूर का पलायन बहुत कम हो जाएगा। वही घर में रहेगा, उसको मालूम है कि 4 दिन बाद मुझे फला का जगह से गाड़ी मिल रहा है और मैं अपने घर गारंटी से पहुंच जाऊंगा। ये बहुत बड़ी कमी हो रही है राज्यों के बीच में, जो एक प्रकार से सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिल रही है। अब भारत सरकार ने सारा विषय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य आपस में समन्वय स्थापित कर लें। तो मैं मान के चलता हूं, हो सकता है कुछ सुधार आए इसमें। ठीक, कुछ सुधार आएगा, उम्मीद भी इसी की करते हैं। भार्गव साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमरजीत भगत जी, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत भगत जी, आप लॉकडाउन 4 में किए गए बदलावों और जो दी गई मंजूरियां उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये मांग की थी केंद्र सरकार से कि राज्यों को अधिकार दिए जाएं जोन तय करने के लिए, रियायतें देने के लिए या कम करने के लिए, और वो इसमें किया गया है। एमएचए की नई गाइडलाइंस कहती है राज्यों को बहुत सारे अधिकार हैं, कलेक्टर्स को बहुत सारे अधिकार दिए गए। देखिए, लॉकडाउन 4 को जारी करने के लिए जो 31 मई तक का आदेश जारी किया गया है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन 1, 2 और 3 में जो स्थिति थी, और तीनों में काफी जो बदलाव आए हैं, और समय समय पर राज्य सरकारें और माननीय मुख्यमंत्रीगण अपने अपनी प्रदेश की जो स्थिति है उससे केंद्र सरकार को अवगत कराते रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि लॉकडाउन 4 में जो लॉकडाउन 2 और 3 में जो मांग किया गया था, जो ग्रीन जोन तय करने का राज्य के अंदर जो प्रदेश को सरकार को होनी चाहिए, इसमें लिबर्टी तो दी गई है जी। परंतु हमारे जो प्रदेश के जो डिमांड्स हैं, जो प्रदेश में बहुत सारे जो यूनिट्स है, बहुत सारे उद्योग है, बहुत सारे जो संस्थान है, जिनको रिस्टार्ट करने के लिए जो केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था, उसमें अभी भी क्लियर नहीं है कि किस उद्योग को, किस यूनिट को, किस प्रतिष्ठान को क्या मिलेगा। आज अगर हम केवल लॉकडाउन का केवल हम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे और लोगों की आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आज उन लोगों की स्थिति देखिए जो मजदूर इतने दूर से पैदल चल चल के आ रहे हैं, कई लोग रास्ता में दम तोड़ दे रहे हैं, उनको शिफ्टिंग करने का कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें जो मांग कर रही है उसमें केंद्र सरकार बहुत मुश्किल से कुछ कुछ बात मान रही है, जो पूरी नहीं मान रही है। अगर हम केवल लॉकडाउन जारी करेंगे और उनके मांगों के संदर्भ में कोई हम अपना अगर रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो ये एक तरफा आदेश होगा, और इसको प्रदेश में जारी करना, लोगों को उस पे बांध के रखना, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि जो मजदूर चल करके आ रहे हैं और जहां गांव पहुंचेंगे, उनको किस ढंग से पहुंचने के बाद उनको काम देना है, और किस संस्थान को, किस उद्योग को चालू करने के लिए कहां से मजदूर आएंगे, उनको उसको रिस्टार्ट करने के लिए क्या संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सेंट्रल का नहीं है। इसको क्लियर करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी खबर है कि नहीं है। मंत्री जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अंतरराज्यीय पार्टी के सहयोगी पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, राज्य के सहमति के बगैर नहीं खोला जाएगा। बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बाला बच्चन जी, आपसे मेरा सवाल, मजबूरी ये है
कि देखिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश में 92,000 से ज्यादा अब तक पॉजिटिव निकल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि करीब 35,000 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन जब केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या वाकई लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है? क्या वाकई लॉकडाउन में सारी ढील दे दी जानी चाहिए? और दूसरा, जो मंत्री जी कह रहे हैं, अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि अभी भी स्थितियां क्लियर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि एमएचए कहता है कि बहुत सारे अधिकार तो कलेक्टर को दे दिए गए कि वो तय करे अपने जिले में क्या खोलेंगे और क्या नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन अवधियों को जो बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से बढ़ाकर अभी 4 कर दी गई है, इसके पीछे मकसद और कारण केवल ये था कि कोविड-19 को फैलने से हम किस तरह से रोक सकें। क्या ये लॉकडाउन अवधियां बढ़ाने से कोविड-19 रुक पा रहा है क्या? इस पे सरकार को विचार करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और लॉकडाउन अवधियों से को बढ़ाने से कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक जो अभी आंकड़े जिस तरह से आपने देश में बताए हैं कि लगभग 92,000 इन्फेक्टेड पर्सन हो गए हैं, तो सरकार को इस पे और विचार और चिंतन और मनन करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन से और हम देशवासी और दुनिया वाले हम कम हो सके, बच सकें। ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मजदूरों को लाने की बात, मजदूर बहुत मजबूर हो रहे हैं। इसके पीछे भी सरकारों का कहीं ना कहीं फेल्योर सिस्टम है। मैं आए दिन देखता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र NH3 से जो लगी हुई है, इससे मैंने लोगों को महाराष्ट्र से निकलकर जाते हुए देखा है। कहीं भी न राज्य सरकार न केंद्र सरकार कि कहीं भी अधिकारी खड़े नहीं दिखते हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की जो बॉर्डर आती है, हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के बॉर्डर में लोग इकट्ठे होते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं। कहीं पर भी सरकार खड़ी नहीं दिखती है, कहीं भी व्यवस्थाएं नहीं दिखती। तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार ने ये पहले आंकड़े दिए हैं कि 1,25,000 को मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाए हैं, लेकिन वो किन बसों से लाए हैं, किन मजदूरों को लाए हैं, इसकी लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए। आने के बाद उनके लिए उनके रोजगार के क्या इंतजाम किए हैं, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फर्जी आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। मंदसौर के आरटीओ ने कल फर्जी बिल लगाए 10 लाख रुपए के। क्या ये मध्य प्रदेश की शासन की सरकार की जानकारी में नहीं है? ऐसी आपदा में भी अगर भ्रष्टाचार करने में अधिकारी अगर आतुर है, तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा और हादसों को रोकना पड़ेगा। आए दिन बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। आप हाईवे पे या फिर जहां से भी जो प्रवासी मजदूर अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो सरकार कहीं खड़ी नहीं दिखती है। तो सरकार के बस के और कंट्रोल का कहीं भी मैं समझता हूं कि नहीं बचा है, सरकार नहीं संभाल पा रही है। और लॉकडाउन अवधियां चाहे जितनी बढ़ा ले, लेकिन इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है जिस तेजी से, उसकी संख्या जो बढ़ रही है, वो तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। अब मध्य प्रदेश में सरकार ने यह बोला है 1-1 हजार रुपए देने की बात, जो केंद्र सरकार का भी ये कार्यक्रम है, लेकिन 1-1 हजार रुपए किन लोगों के खाते में डाले हैं, उन लिस्टों को उसको सार्वजनिक करना चाहिए। यह सब कागजी कार्रवाई है और कहीं पर भी लोगों को इसका फायदा होते दिख नहीं रहा है। पूरी तरह से सरकारें फेल्योर है और उसका पूरा नुकसान हमारे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हो रहा है और कोविड-19 को रोकने से बचा नहीं पा रहे हैं। मैं बाला बच्चन जी लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल, क्या चाह रहा है? एक तरफ आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि आप मजबूर हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह है, विपक्ष का आरोप यह है कि लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद मामले थम नहीं रहे। या उसे दूसरे एंगल से देखें कि आज अगर लॉकडाउन पहले से देखें आज तक हम, तो ये 92,000 जो मामले हैं, ये शायद दोगुने या तिगुने भी हो सकते थे अगर लॉकडाउन ना होता तो। देखिए आसिफ, आप और हम सब जानते हैं कि कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ अनुशासन में रहने का है कि ये वायरस ज़्यादा स्प्रेड ना हो, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसके लिए लॉकडाउन किया गया। लेकिन लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। आप वुहान की बात करें, वुहान में जब लॉकडाउन किया सारा सिस्टम का, बाद में स्काइप कर गया, तो ये केवल अनुशासन में रहने का है। लेकिन ये हमें सोचना होगा, जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता, हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा। हमें अब वापस से अपनी पारंपरिक पुरानी शैली में जाना होगा। अपनी जीवनचर्या जो ग्रामीणों में गाँव में होती है, उसको अपनाना होगा। सुबह 7 बजे उठें, शाम को 7 बजे तक अपना खाना पी कर सो जाएं। घर में घुसे तो हाथ पैर धो के घुसें। जो गमछा गांव में पहनते थे, जो गांव में जो पहने, वो मास्क के रूप में इस्तेमाल करें। हाथ जोड़ के नमस्ते करें, जो SOP जारी कर रही है सरकार। लेकिन ताज्जुब की बात यह आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जो हॉट स्पॉट है इंदौर, वहां पर भी लोग इतने दिन बाद, आज 55-52 दिन हो गए, वहां जागरूक नहीं है। आज सुबह एक मामला सामने आया है, मल्टी है, 22 लोग उसमें संक्रमित पाए गए। वो 22 लोग मल्टी के अंदर पार्टी कर रहे थे, मल्टी के अंदर एक दूसरे की सब्जी आना
आदान प्रदान कर रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। एक संक्रमित हुआ, पता पड़ा जब जांच हुई तो पता 22 लोग संक्रमित हो गए। लोग जागरूक नहीं हो रहे। कोरोना का इलाज अब जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक इलाज नहीं, अब तो जागरूकता ही इलाज है इसका, और इसके साथ जीना होगा। लॉकडाउन केवल अनुशासन का पार्ट है। अब सरकारें भी केवल इंतजाम कर सकती हैं। अभी जो गाइडलाइन आई है नई, और नई गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि अब जनजीवन को सामान्य करना है, आर्थिक गतिविधि शुरू करना है, तो उसका तरीका यही है, कलेक्टर को अधिकार दे दी जाए, कलेक्टर अपने हिसाब से उसको फॉलो करें। आप कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन एरिया, क्योंकि एक जिला, बड़े जिले की बात करें तो 17 से 18 20 लाख लोगों का जिला होता है। अभी लॉकडाउन के कारण पूरा जिला बंद हो रहा है, लेकिन नया जो गाइडलाइन है उससे एक राहत मिलेगी कि जो कंटेनमेंट एरिया या बफर जोन एरिया है तो 2 से ढाई लाख लोग लगभग, अनुमान बता रहा हूं मैं, ये बंद होंगे। बाकी शेष 15-17 लाख लोग तो कम से कम सामान्य तौर पे जीवन जी सकेंगे। और धारा 144 लागू रहेगी तो कम से कम 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। अब लेकिन मास्क है, उसको अनिवार्य करना होगा सरकार को, उसको जुर्माना 1000 रुपए 2000 रुपए जुर्माना लगाना होगा, जिससे कम से कम आदमी डर के ही सही कम से कम अनुशासन का पालन करे। सैनिटाइजर जो 70% एल्कोहल वाली बात की है, उस जेब में रखना होगा। अब जीवनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन बंद कर लें या कंटेनमेंट एरिया प्रतिबंध कर दें, कब तक चलेगा? इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खोलना ही होगा। 55 दिन हो गए जहां हम शुरू खड़े थे वहीं खड़े, बल्कि केस बढ़ गए। आप देखें जहां मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 केस थे शुरुआत में जब कमलनाथ सरकार गई थी, आज 4,500-5,000 केस हो रहे हैं, जबकि लॉकडाउन भी आ गया, कर्फ्यू भी आ गया। बड़ी चिंता की बात आसिफ एक और है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सरकार चिंतित है कि इसको रोक भी नहीं सकती, और 100 गांव हमारे रेड जोन में आ गए, संक्रमित हो गए। उनको गांव में अगर फैल गया तो विस्फोट हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। ना तो वहां हॉस्पिटल है, ना हमारे पास वहां पर वेंटिलेटर सुविधा है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज है, रोकना तो बहुत ही मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन का कितना जरिया है, कितना आप ट्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल भार्गव जी, आपसे मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है, राज्य सरकारों की गलती की वजह से, आपसी सामंजस्य न होने की वजह से मजदूर भुगत रहे हैं। कल रात का एक केस है, रीवा में सारे मजदूर इकट्ठा हुए, धीरे धीरे करके इकट्ठा होते रहे। आपको यूपी सरकार से आश्वासन मिला, वहां के प्रशासन से आश्वासन मिला, हम बसें भेज रहे हैं करीब 40-50, और फिर वहां से मजदूरों को यूपी ले जाएंगे। आपने वहां पर लोगों को इकट्ठा करते रहे, उसके बाद इंतजार किया गया। मैं गोपाल जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ से कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16 नए मामले सामने आ गए हैं। अभी अभी मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक कोरोना के 16 नए मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। रायपुर एम्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह खबर आई, यानी खबर पुष्ट है। रायपुर एम्स के ट्वीट के मुताबिक बालोद में कुल 7, बलौदा बाजार में 6, कवर्धा में 2 और राजिम में 1 नया मरीज कोरोना का मिला है। अब तक छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े थे वो थोड़े से राहत देने वाले थे, क्योंकि अभी तक जो नंबर थे वो बचे हुए थे। कुल 67 लोगों की संख्या थी कोरोना की, और 9 लोग एक्टिव थे, 58 का केस 58 रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 16 नए मामले सामने आ गए हैं, और जो 16 नए मामले सामने आए हैं उसमें 67 पहले थे, अब 16 और हो गए हैं। तो देखिए, यही वो वजह है जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन है तो उसका ठीक तरीके से पालन भी होना चाहिए। मैं गोपाल जी इस पर आपके पास आता हूं, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, इसीलिए पहले मैं अमरजीत भगत जी आपके पास आ रहा हूं। मंत्री जी, आपसे सवाल, देश भर में, मंत्री जी आप सुन पा रहे हैं? मंत्री जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी मंत्री जी, आप सुन पा रहे हैं ना? मुझे आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। मंत्री जी, 16 नए मामले छत्तीसगढ़ में आ गए। रायपुर के एम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह खबर अभी अभी दी है। 16 नए मामले, 67 कल तक थे, 16 आज आ गए। अगर ये सभी मजदूर बाहर से आए हैं और जो कमाने खाने गए थे और वापस आए हैं, जिसमें इंफेक्शन बढ़ा है, वही सब केस अभी देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की चिंता बढ़ी है इससे, और हम बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे। तो इसका मतलब अभी तो मजदूर और आएंगे तो फिर ये मामले और बढ़ेंगे? हाँ, इसके लिए विभाग को सभी संसाधन और निर्देश जारी किए गए हैं, उसको हम इसको बहुत जल्दी हम नियंत्रण में करेंगे। मजदूर दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाई है सर कि नहीं? देखिए, इसमें जो पंजीकृत मजदूर आ रहे हैं उनके बारे में तो आपके पास जानकारी है, लेकिन जो पगडंडी मार्ग से आ रहे हैं, कोई ट्रक से चढ़ के आ रहे हैं, कोई
पैदल आ रहे हैं उसका काउंटिंग नहीं है और उन्हीं को डायग्नोज करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत थोड़ा सा है। ठीक, मंत्री जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल भार्गव जी, फिर वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा था कि राज्यों का आपसी सामंजस्य नहीं, जिसकी वजह से मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। कल रात का केस का मैं जिक्र कर रहा था। रीवा में तमाम मजदूर इकट्ठा हो गए, यूपी ने कहा बसें भेज रहे हैं, 40-50 बसें भेजने का जिक्र हुआ था। रात 3 बजे तक कोई बस जब नहीं आई तो फिर हंगामा हुआ और वो रोटी मांगते रहे, पुलिस ने लाठियां बरसा दी। अब आप मुझे बताइए, एमपी में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, देखिए पार्टी से कोई मतलब नहीं है और सरकार किस दल की है किसकी नहीं है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ठीक बात। सरकारों की कार्य पद्धति राज्यों की भी अलग अलग होती, कल्चर भी अलग अलग होता है और इसलिए मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रीवा की जो स्थिति है, मुझे भी आज जानकारी मिली थी चाक घाट पे या फिर मिर्जापुर तरफ जो लोग जा रहे थे इस तरफ से, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो हाईवे है हमारा भोपाल सागर होते हुए जो ये कटनी होते हुए उस तरफ से निकलते हैं, तो वो नज़दीक पड़ता है। तो इस कारण से मैं एक बहुत बड़ा भंडारा चला रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में और गड़ाकुटा नगर में, जिसमें कम से कम 50,000 60,000 श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था, सारे की सारे दूध की भी, बिस्किट की भी, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। कोई भी देख सकता है, देख भी रहे लोग। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा, एक तो शासन के सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए। आपको किसी भी दल की हो, मैं तो कहूँगा वेस्ट बंगाल की सरकार हो, एक तरफ बीजेपी की सरकार हो, एक तरफ कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन तीनों सरकारों में आज की तारीख में ऐसा होना चाहिए कि जैसे तीनों सरकारें नहीं बल्कि तीनों भाई हैं। घर में जैसे हम एक दूसरे समन्वय बना के अपनी गृहस्थी को चलाते, ऐसे ही देश को चलाना होगा, तभी कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, संक्रमण को समाप्त कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, एक बात और कही गई थी कि लॉकडाउन बार बार बढ़ाया जा रहा है, बार बार बढ़ाया जा रहा है। मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं, यदि प्रधानमंत्री मार्च के महीने में लॉकडाउन की घोषणा नहीं करते तो आज की तारीख में अमेरिका से भी ज़्यादा, यूरोप के देश में, इटली से, फ्रांस से, स्पेन से, इनसे भी ज़्यादा भारत में बीमार होते, मृत्यु होती। मैं ये आज भी दावे के साथ में कह सकता हूं कि लॉकडाउन के कारण, सख्ती के कारण हम सब इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से थोड़ी बहुत हम पार पा सके, उससे समझ सके, मृत्यु का आंकड़ा हम कम कर पाए। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात कहूंगा सबसे ज्यादा, मुझे पूरे देश में जिस प्रकार से युद्ध के समय व्यापक रूप से जन सहयोग मिलता है, जन भागीदारी होती है, सामाजिक संस्थाएं काम करती, राजनीतिक दलों के संगठन काम करते हैं, उनके अनुषंगिक संगठन काम करते हैं, इन सारे संगठनों में मुझे वो उत्साह, उमंग और वो चीज नहीं देखने मिल रही। हमारे ही भी अनुषंगिक संगठन है, वो काम कर रहे हैं, पूरी जो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, लेकिन जितने व्यापक रूप से अन्य दलों के लिए करना चाहिए, वो दल यदि एक दूसरे से समन्वय बना के, वो सरकार समन्वय बना के काम करें। देखो, ये सिर्फ राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों की ही जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि कितने ही वाहन लगा दें, कितनी ही ट्रेन चला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन 2-4 दिन में देश के सारे लोगों के लिए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इस बार मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा गोपाल भार्गव जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है, रायपुर में छत्तीसगढ़ में 16 नए केसेस सामने आए, जरा वो सुनवाते हैं। मैं लौट रहा हूं चर्चा पर आपके पास। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, कांग्रेस शासित राज्य है, अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है, और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल, जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, और ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं? कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश,
यहाँ लोग जा रहे हैं, ये इसमें से अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं और वो ट्रक किराया करके ला रहे हैं। तो आपके अपने राज्य में आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं और ठिकरा फोड़ने का काम दूसरे के सर पे कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के जीवन को नर्क आपने बना दिया है और इसे आपको स्वीकार करना होगा। जब ताली और थाली बजवाने से देश एकजुट होने का श्रेय आप लेते हैं, तो लाखों मजदूर जो सड़क पर चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साध रहे हैं। इस पर हम जवाब लेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आप देख रहे हैं आपकी आवाज में आपको बता रहे हैं कि अब देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू होने वाला है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है। 31 मई तक यानी कि 14 दिन लॉकडाउन 4.0 चलेगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बाला बच्चन जी हमारे साथ हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक गोपाल भार्गव जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बाला बच्चन जी आपके पास आता हूं। मंत्री जी, आपसे एक सवाल। लोग ये कहते हैं कि अब जो चौथे लॉकडाउन में आप कर रहे हैं, आप कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहे हैं, आप पूरे जिले को सील ना करके उस इलाके को सील कर रहे हैं जहां पर ज्यादा केसेस हैं। तो अगर यह शुरुआत देश में पहले कर दी गई होती कि जहां जहां से केसेस सामने आए आप उस इलाके को कंटेनमेंट करिए, उस इलाके को आप सील करिए, पूरे जिले को, पूरे राज्य को सील मत करिए, नहीं तो फिर पूरे देश में दिक्कत आ जाएगी। जान तो खतरे में ही, जान भी खतरे में पड़ जाएगा। हो वही रहा है लॉकडाउन 4.0 के बाद भी। बिल्कुल है। देखिए, ये निर्देश जो लॉकडाउन के दौरान जो कंटेनमेंट जोन हो, चाहे वो बफर जोन है, उसको निर्धारित करने के लिए वास्तव में जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जाना चाहिए था, ताकि वो अपने जिले में किस किस एरिया में ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनको वो बैन करे और वहां पर की पूरी व्यवस्था जो है अपने नियंत्रण में ले। इससे एक तो इन्फेक्शन का जो डर है, एक केस आगे बढ़ने का जो एक चिंता रहती है, उसमें काफी नियंत्रण भी लेगा और लोग वहां पर मूवमेंट लोगों का रुकेगा। और लॉकडाउन 4 में ये अधिकार दिया गया है, इसका अच्छे रिजल्ट आएंगे और लॉकडाउन 4 को भी हम लोग सफल करने के लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं। मंत्री जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आप यहां से क्या मैसेज देना चाहेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में केसेस कम है, लेकिन केसेस बढ़ते देर नहीं लगती, हम ये जानते हैं। इस मंच से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये बहुत क्रूशियल पीरियड है, सब लोगों को संयम से रहना है और हम सबको धैर्य के साथ ये लॉकडाउन 4 का जो ऐलान हुआ है इसका पालन करना है। हमको ऐसे लोगों का भी मदद करना है जो पैदल चल के आ रहे हैं, जो लाचार हैं, गरीब हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, तो जो टूटे हुए चप्पल पहन के जो चल रहे हैं, जो प्यासे हैं, भूखे हैं, रास्ते में जो मिल रहे हैं, उनको मदद करना है, उनको गंतव्य तक पहुंचाना है। और हम सब लोगों को मिल करके कोरोना के इस संघर्ष में कंधे से कंधे मिला करके लड़ना है और निश्चित रूप से देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। हम सब मिल करके आगे इसका एक साथ मिल करके मुकाबला करें। मंत्री जी, एक छोटा सवाल। कोरबा, दुर्ग, रायपुर, यहां पर अभी भी एक्टिव केसेस है। रायपुर में तो खैर अभी कोई एक्टिव केस नहीं है, मगर कोरबा और दुर्ग और अब जैसा आज हमने बताया कि बलौदाबाजार में भी केस सामने आ गया, राज्य में भी केस सामने आया है। आप इन जिलों के जो बाकी जगह हैं, कम से कम वहां तो चीजें ठीक कर सकते हैं ना। एमएचए ने आपको छूट भी दे दी आज कि आप अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू करिए, आप चलाइए प्रदेश को। मंत्री जी, आवाज पहुंच रही है? जी मंत्री जी, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, ये इन जिलों में केसेस आए। आज बलौदाबाजार से हम तो पहले भी बोल चुके हैं, हमारे जो पहले लेनदारी है सरकार से, भारत सरकार से होते, कोई खैरात थोड़े ना मांग रहा है भाई। अब हमारा जो पहले जो केंद्र से हमारा अधिकार है, जीएसटी का लेनदारी बाकी है, बाकी माइनिंग का है, उसको हमारा क्लियर करे। और राज्य सरकार फेडरल सिस्टम में तो ये रहता ही है कि राज्य को
केंद्र द्वारा मदद दी जाती है। ठीक, मंत्री जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। स्टेशन का है, बाकी जो मंत्री जी मैं लौटता हूँ आपके पास। बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 आपने जैसा कहा था कि ठीक है लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यह भी है कि देश अपने पुराने ढर्रे पर लौटे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखिए किस तरह से आंकड़े बढ़ते चले गए और यह बताता है कि अगर लॉकडाउन का सही तरह से पालन हुआ होता, जिस मंशा के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, जैसा आपने भी कहा था कि लॉकडाउन जरूरी है, आपको लगता है कि वो मंशा पूरी हो पाई? अगर हो पाई तो फिर इतने आंकड़े सामने अचानक कैसे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डेली ये जो कोविड-19 से जो प्रभावित जो लोग हैं उनकी सेवा में डेली मैं और मेरी टीम पूरी तरह से हम लोग लगे रहते हैं। जिस दिन से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो फरमान जारी किया है तब से लगाकर और उसके पहले से भी हम लोग और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की हमारी पूरा संगठन का ढांचा और सारे लोग हम लोग इस सेवा में लग गए हैं जरूरतमंद लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन प्रदेश की सरकार का कहीं भी हमको सहयोग और सहारा नहीं मिल रहा है। मैंने 6 मई को लगभग 150 मजदूरों के लिए मैंने राज्य शासन को पत्र लिखा है, व्हाट्सएप किया है, प्रमुख सचिवों को मैंने व्हाट्सएप किया है, पत्र लिखा है, विधानसभा के जो प्रमुख सचिव है उनको मैंने पत्र लिख के मेरे बड़वानी जिले के जो 150 मजदूर कोई तेलंगाना में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में है, मैंने लिख कर भेजा है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है, न उनको वहां उन राज्यों से लाने के लिए यहाँ कोई काम किया है। दूसरा, आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट में कईयों की मौत हो रही है, तो कहीं भी सरकार जरूरतमंदों के साथ में सेवा करती हुई नहीं दिख पा रही है। तीसरी बड़ी और मोटी बात, चिंता की बात यह है कि ये जो लाखों मजदूर जो आ चुके हैं, अब ये करेंगे क्या? इनकी जीविका के सरकार क्या इंतजाम करने जा रही है? जैसे मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा के अंतर्गत 18,50,000 मजदूरों को काम दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख मजदूरों को काम दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मनरेगा के मजदूर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको मनरेगा के अंतर्गत या किसी भी योजना के अंतर्गत कितनों को काम दिया और क्या काम दिया है, कुछ तो ये आंकड़े स्पष्ट करे, कुछ तो सार्वजनिक करे। सरकार कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी मजदूरों के साथ में और प्रदेशवासियों के साथ में खड़ी ही नहीं दिख रही है। इसलिए हमारा ये आरोप है कि ये जो भी आंकड़े दे रहे हैं कागजी आंकड़े हैं और सरकार जो मजदूर है, प्रदेशवासी है, जो प्रभावित होते जा रहे हैं, तेजी से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए काम करे। जो प्रभावित उनको लगे कि ये सरकारें हमारे साथ है, ये बड़ी चिंता की बात है। ठीक, बाला बच्चन जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल भार्गव साहब, आपसे मेरा एक सवाल, मुझे याद आया पिछली डिबेट में जब हम लोग साथ बैठे थे तो कांग्रेस के ही एक मित्र थे और सज्जन सिंह वर्मा साहब आपके जो मित्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उस दौर में भी यही सवाल उठा था। तब आपने कहा था कि आईसीपी केसरी साहब को आपने फोन किया था, आपने बताया था कि सुर्खी के कई मजदूर फंसे हुए हैं और वो मजदूर वहां पर लाए गए थे, जबकि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि मैंने कई अधिकारियों को फोन किया और मेरे जो फोन करने वाले मजदूर हैं वो अभी तक नहीं आ पाए। और ये बात बाला बच्चन भी दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को बता दिया, लेकिन मेरे 150 मजदूर, हमारे इलाके के 150 मजदूर अभी तक नहीं आए और गोपाल भार्गव जी के सुर्खी के जो मजदूर हैं वो आ जाते हैं। ये मदद में भी राजनीतिकरण हो रहा है क्या? दल देखा जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं वो किसी राजनीतिक दल विशेष के भी नहीं है। यदि ईमानदारी से हम दिल पे हाथ रख के बात करें तो किसी दल विशेष के भी नहीं है। और बेचारे वो तो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बाहर जाके। राजनीति तो उनके लिए बहुत कम आती है, राजनीति तो एसी में बैठे हुए लोगों के लिए ज़्यादा रास आती है। मैं तो इतना कहूँगा कि इसमें हम राजनीति की बात फिर नहीं करें, सरकारों की बात फिर नहीं करें। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है। बाला भाई ने बताया, मेरे भाई हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग विधानसभा में साथ में बैठते रहे। बाला भाई जो कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं के जो उनका गृह जिला है उसी जिले से महाराष्ट्र तरफ से बहुत बड़ी संख्या में रेले आ रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा बाला भाई से कि अपन लोग सभी लोग मिलके वहाँ पर ऐसे लंगर चलाएं और बसों की व्यवस्था, ट्रकों की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, जो कुछ भी हो सकती हो। और अपन स्वयं
फोन करके, दूरभाष के, मोबाइल के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, जो कुछ भी हमारा संचार साधन हो उसके माध्यम से अन्य राज्यों के लोगों से संपर्क करें। गोपाल भार्गव जी, मैं आपके इस सुझाव का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन इसी पर मेरा आपसे एक सवाल और, अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर दें। जहां तक मेरे पास जानकारी है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को ये पेशकश की है कि 1000 बसें सरकार कांग्रेस चलाना चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो जब विपक्ष आपको मदद की पेशकश करता भी है तो फिर सरकारें मना कर देती हैं, या फिर राजनीतिकरण कहीं नाम ना हो जाए इस चक्कर में, क्रेडिट के चक्कर में उसकी अनुमति नहीं दी जाती, ऐसा क्यों? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, नाम का सवाल तो इस समय और पार्टी का सवाल तो सब है ही नहीं। ये मैं कह रहा हूं कि ये मजदूर जो है पेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, रोटी के लिए लड़ रहा है, ये वोटों के लिए नहीं लड़ रहा है। अभी फिलहाल कोई कहीं वोट का सवाल नहीं है। वोट तो जहां जिसको जाना होगी जाएगी, नहीं जाएगी इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि यदि प्रियंका जी ने कहा है या सोनिया जी ने कहा है कि 1000 बसें हम भेजेंगे, तो इस 1000 बसों के लिए किस तरह से मैनेज किया जाना, ये स्थानीय प्रशासन का काम और सरकार का काम है। मैं इसके बारे में, दूसरे राज्य का मामला है, मैं कुछ भी कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से यदि सभी लोग सहयोग करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस विपत्ति से पार पालेंगे। और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, आज मैं कटनी गया था जी, आज मैं कटनी गया था तो मैंने स्वयं देखा, जाते हुए और आते हुए भी कम से कम 300 से लेके 400 बसें मुझे रास्ते में, मतलब सागर से लेके कटनी के रास्ते के बीच में मुझे मिली। तो इसका ऐसा भी नहीं है, गुजरात की बसें थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तो थी। परिवहन तो हो रहा है, मजदूर लाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। उस तरफ से आ रही थी बसें खाली आ रही थी, इस तरफ से भरी हुई जा रही थी। तो ये तो सब चल रहा है, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि एक दिन में या एक सप्ताह तक में मुझे नहीं लगता कि सारी समस्या का हल हो जाएगा। मैं फिर एक कहता हूं कि इससे अलग गोपाल भार्गव जी, आपने जब कटनी का जिक्र किया, मुझे याद आया, दद्दा जी को आप देखने गए थे, उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है अभी? अब वो संघर्ष कर रहे हैं, जीवन संघर्ष है, और निश्चित रूप से उनकी जो स्वास्थ्य है वो गंभीर है, उनकी जो स्थिति है, और प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। वो हमारी संस्कृति के एक प्रकार से पुरोधा है और पूरे देश में बहुत ख्याति नाम है, गृहस्थ संत है, त्यागी है, तपस्वी है, और शिवलिंग निर्माण के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म की बहुत सेवा की है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह शेष जीवन भी अपना हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि दादाजी को लंबी उम्र दे ईश्वर। मैं उस पर लौट रहा हूं आपके पास। बाला बच्चन साहब, आपके पास आ रहा हूं। बड़वानी का ही अगर मैं देखूं तो बड़वानी में अभी चेक कर रहा था सर, 29 केसेस आए थे करीब आपके यहाँ, और 29 के 29 रिकवर हो गए हैं, और अब एक भी वहां पर एक्टिव केस नहीं है। लेकिन इसके बाद ये जो अभी आपने आरोप लगाया था कि मैं अधिकारियों को लिख रहा हूं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मदद भी अब ये देखकर हो रही है कि सिफारिश किसकी है, सिफारिश पंजे की है कि सिफारिश कमल की है? देखिए, मैंने जो मेरे जिले के जो मजदूर थे, मैंने सरकार की जानकारी में, और सरकार ने जैसा जो कहा था, जैसा फरमान जारी किया था कि हमने ये सिस्टम बनाया है, प्रमुख सचिवों की कमेटी बनी है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव है, अन्य प्रमुख सचिवगण है, उनको आप लोगों को पत्र देना है, लिखित में जानकारी देना है कि किस एरिया के मजदूर किस एरिया में है। वो मैंने 6 मई से अपना पत्र दिया हुआ है, मैंने उससे आपको अवगत कराया है। और सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि आने के बाद, जैसे हम लोग हमारे साधनों से तो ला ही रहे हैं, हम सतारा से लाए, लातूर से लाए हैं, अन्य जगह जहां से जो साधन हम लोग जो भेज सकते थे, हम लोग हमारे साधन से तो ला ही रहे हैं। और हमारी पार्टी भी पूरी तरह से हाईवे पे, NH3 पे, या जहां से भी प्रवासी मजदूर जो निकल रहे हैं, उनकी बेहतर तरीके से सेवा में जो लगी है। लेकिन एक सरकार का भी जो दायित्व है, मध्य प्रदेश सरकार का जो दायित्व है, जो बड़ी बड़ी जो बात करती है, वो कहीं पर भी सरकार सेवाएं करते हुए या जरूरतमंद नीडी मजदूर के साथ कहीं भी खड़ी दिख नहीं रही है। मैंने आपको बोला कि इस आपदा के बाद एक बड़ा जो चैलेंज आना है कि आज मजदूरों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके बिजली के बिल नहीं भर पाने के कारण उनके कनेक्शन काट दिए गए। 2-2 महीनों से काम धंधे सब बंद है। उसके बाद हजारों की संख्या में बिजली के बिल आ रहे हैं, 10-10 गुना घरों के बिजली के बिल आ रहे हैं।
तो आने वाला जो समय वो सरकार के लिए, हम सब के लिए बड़ा चुनौती वाला भी होगा, और काम और मजदूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सरकार को अभी से ध्यान देना पड़ेगा और चौकन्ने रहना पड़ेगा, नहीं तो इस आपदा से बड़ी समस्या दूसरी आकर खड़ी हो जाएगी। सरकार कहीं ऐसी खड़ी दिख नहीं रही, न कोई सरकार को कोई ऐसे इंतजाम दिख रहे हैं, कागजी कार्रवाई ही सिर्फ कागजों पर ही दिख रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, देखिए ये विपक्ष ने एक निशाना साधा, एक आरोप लगाया कि आपने एकदम से लॉकडाउन किया, और एकदम से लॉकडाउन करने में यह हुआ कि जो जहां था वो फंस गया। इस पर एक तर्क यह भी हो सकता है कि अगर एकदम से लॉकडाउन नहीं किया जाता तो पूरा देश हमें सफर करता हुआ नजर आता, कोई इधर से उधर जा रहा होता, उधर से इधर आ रहा होता। लेकिन कम से कम एक व्यवस्थित चीज क्या यह नहीं होनी चाहिए थी कि वो तमाम लोग जो अक्षम हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं आर्थिक तौर पर, उनके लिए जो व्यवस्था आपने लॉकडाउन 3 में की कि आपने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू की, आपको यह पहले दिन से व्यवस्था कर देनी चाहिए। गोपाल जी जिस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर हम सभी मजदूरों को 1-2 दिन के अंदर नहीं भेज सकते, तो 1-2 दिन के अंदर नहीं भेज सकते, लेकिन पहले लॉकडाउन से अगर ये चीजें शुरू हो जाती कि खासतौर पर वो वर्ग जो रहने वाला कहीं का है, चंद पैसों के लिए कहीं काम कर रहा है, मजबूर है, आप उसके लिए यही ट्रेनें चलाते और उसको वहां तक पहुंचाते। देखिए आसिफ, ये जो महामारी आई है वो 100 साल बाद बताया जा रहा है कि इस तरह की महामारी आई है, तो इसको निपटना कैसे है, इसको लेकर कोई तैयारी ना तो केंद्र सरकार के पास थी, ना विशेषज्ञों के पास थी। जो समझ में आया शुरू में आनंद फानंद में लॉकडाउन कर दो, जहां जो है वहां रोक दो, जिससे कि बाद में देखा जाएगा इससे कैसे निपटा जाए। WHO की गाइडलाइंस भी बार बार बदलती रही, तो इसको लेकर सबसे बड़ी कमी जो आई, एक्सपर्ट्स की कमी आई, जो गाइडलाइंस आनी थी वो कमी आई। राज्य सरकारों को समझ में नहीं आया, तो जिसको जहां समझ में आया वैसा किया। लेकिन ये बात सही है, उस समय ही जो प्रवासी मजदूर थे उनके बारे में सोचा गया होता, उस समय धीरे धीरे रिलीज किया गया होता, तो आज ये हालात नहीं बनते। आज जो स्थिति है, जो गोपाल भार्गव जी बोल रहे थे, वाकई वो उनका, भार्गव जी का अपना एक क्षेत्र है और उसमें वो लगातार अपने मतदाताओं के साथ लंगर और आयोजन करते हैं, तो अब उनका लंगर भी चल रहा है वहां पर, अब तो लोग निकल रहे हैं। लेकिन वाकई जो हाईवे पर निकल रहे लोग, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, खाना तो दूर की बात है, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन समाज सेवी लोग हैं, सरकार से ज्यादा NGO समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी क्षमता है, क्योंकि जिस मात्रा में मजदूर आ रहे हैं वो दानदाता भी उस मात्रा में उनको मदद करने में सफल नहीं हो पा रहे। सरकारें जो बसें चला रही हैं, दावा कर रही हैं, ट्रेन चला रही है, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। यही वजह है कि हजारों मजदूर सड़कों पे दिख रहे हैं, कोई किस तरह से आ रहा है, कोई किस तरह से जा रहा है। तो अभी हालात ये है कि अगर शुरू में बता दिया गया होता उनको कि धीरे धीरे करके रिलीज हो। दूसरी बात है आसिफ, कई मजदूर तो ऐसे हैं जिनके पास खुद के मकान है महाराष्ट्र में, गुजरात में, या जिनके पास खाने की व्यवस्था, वो भी निकल पड़े हैं। उसके पीछे वजह है अनचाहा डर, मतलब ऐसा डर जिसको ले घबरा गया आदमी, अपने गांव, अपनी जमीन, अपने जगह जाना चाहता है, जहां चाहता है मर भी जाए तो अपने लोगों के बीच में जाके मरे। एक अनजाना सा डर है जिसको लेकर आदमी भाग रहा है। ऐसे लोग नहीं है कि जिनके पास खाने को नहीं वो भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं जिन्होंने घर बना लिए, सालों से रह रहे थे, लेकिन अब उनको महामारी का इतना भयानक रूप ले लिया है और लोग ऐसे अंदेशे सा गिर गए हैं, तो उसको स्थिति साफ नहीं हो पाई, जागरूकता का अभाव है और सरकारें उनको समझाने में असफल हो गई हैं। सरकारें उनको रोकने में, कुछ सरकारें जैसे बात आ रही है कि वो बेचारे निकल जाएं। अब सरकारों सामने बड़ी चुनौती हो गई, मजदूरों को, उनको मजदूर विरोधी बनना नहीं चाहती, जो हालात बन गए देश में, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी डर रही है मजदूरों के मामले में। तो बिना, जैसा कि अभी भगत जी ने कहा था, मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री जी ने, कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था तो तब होगी जब उनको पता होगा कि कहां से आ रहा है, पगडंडी से आ रहा है, बिना अनकाउंटेड मजदूर आ रहा है, ट्रकों में प्याज की बोरी के नीचे छिपके आ रहे हैं, तो टैंकर में आ रहे हैं, तो वो मजदूर कितने कोरोना पॉजिटिव पता नहीं है, और ये गांव में विस्फोट हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी आसिफ। और ये मतलब विशेषज्ञों से बात हो रही है, मंत्रालय में हमारी लगातार अफसरों से बात हुई, वो भी यही बोल रहे हैं कि जब अगर यदि स्थिति बनती है तो संभाल पाना मुश्किल होगा। अब तक की किए गए लॉकडाउन, अब तक की गई तैयारी सब धरी रह जाएगी और इतने संसाधन नहीं है राज्यों के पास में कि वो निपट पाए। तो क्या भयावह स्थिति होगी इसको हम अंदाजा लगा नहीं सकते, लेकिन हालात बुरे होने वाले हैं अगर सरकार समय रहती है। अगर आप इस बारे में सोचते हैं हरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल जी, आपसे एक सवाल, 20 लाख करोड़ के पैकेज का जैसे ऐलान हुआ, तो जाहिर बात है हम ये भी समझते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे के अंदर जो लाभार्थी है होना चाहिए उस तक वो राशि पहुंच जाए, उस तक मदद पहुंच जाए। लेकिन 20 लाख करोड़ ये इतनी बड़ी रकम है कि सुनते ही एक भरोसा जागना चाहिए
4 दिन 5 दिन हो गए लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस सेक्टर के लिए इतनी बड़ी रकम, इस सेक्टर के लिए इतनी बड़ी रकम, लेकिन जो भरोसा एक आम आदमी के मन में जागना चाहिए था कि केंद्र सरकार इतना बड़ा पैकेज लेकर आई है, सब भला होगा, सब चंगा होगा, वो भरोसा क्या वाकई जनता में जागा है? और अगर भरोसा जागा है तो फिर मजदूर अभी भी पलायन क्यों कर रहे हैं? वो अपनी जान जोखिम में डालकर अभी भी रेल पटरियों से सड़क पर क्यों निकल रहे हैं? 20 लाख करोड़ रुपए के जहां तक पैकेज की बात है, मजदूर हों या फिर सामान्य जन हो, मध्यम वर्गीय लोग हों, सभी की 2 प्रकार से सहायता कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर से सीधे अकाउंट में पैसा डाल दिया, दूसरा उसके लिए हाथों को काम देके। मजदूर यदि है तो उसको मजदूरी रेगुलर मिलना चाहिए, नियमित रूप से मिलना चाहिए, पूरी मिलना चाहिए, उसकी दर, उसका रेट सही मिलना चाहिए, उसके पसीने की सही कीमत मिलना चाहिए उसको। इसके लिए जरूरी है कि हम उद्योगों के लिए प्रोत्साहन है। अब मजदूरों का जो पलायन है, इसके कारण से माइग्रेशन है, इसके कारण से ये हुआ है कि बहुत से फैक्ट्रियां इत्यादि बंद हो और वो सिक और जो बीमार स्थिति में पहुंच रही हैं या पहुंच चुकी हैं, ऐसी स्थिति में उनको बूम देने के लिए, उनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए उसमें उछाल आ जाए एक बार, जो खासतौर से लघु और मध्यम उद्योग हैं उसमें बहुत आवश्यक है कि उनके लिए राशि की व्यवस्था की, उसमें 3-4 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कृषि के क्षेत्र में भी पर्याप्त राशि, जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा, उन्होंने की है 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के मजदूरों के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने खर्च करने के लिए प्रावधानित किया है। और भी अनेकों काम ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हमने 2-5,000 10,000 रुपया प्रत्येक मजदूर के अकाउंट में देश के डलवा दिए तो ये मान के चलो कि 1 महीने 15 दिन में राशि व्यय हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं। इसी पर एक टेक्निकल सवाल मेरा आपसे गोपाल जी, उसके बाद बाला बच्चन जी मैं आपके पास आता हूं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मेरे साथ अभी इसी डिबेट में 3 दिन पहले जुड़े थे और इसी 20 लाख करोड़ पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 90% ये जो 20 लाख करोड़ का हिस्सा है ये लोन के जरिए फैक्ट्रीज को, आम आदमियों को, एमएसएमईज को, बड़ी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। तो जब 90% हिस्सा 20 लाख करोड़ का लोन के लिए, यानी कि वो आपको चुकाना है 3-4 साल 5 साल बाद, और आज की स्थिति यह है कि आदमी अपनी सेविंग खर्च करने में डर रहा है, वो उसको पता नहीं आगे नौकरी मिले ना मिले, वो आपको लगता है कि लोन लेगा। वो फैक्ट्रीज जिनका कैपिटल कम हो गया, जिन्होंने इन 2 महीने के अंदर बिजली के बिल चुकाए हैं बिना 1 रुपए का प्रोडक्शन हुए, आपको लगता है कि वो लोन लेके आगे काम करेगा? उसको डीबीटी चाहिए, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गोपाल जी। लोन कौन लेगा इस टाइम पर? गोपाल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, अभी तो दोबारा बता जी। गोपाल जी, अब से मैंने सवाल यह पूछा, कांग्रेस के एक मित्र 3 दिन पहले, माफ कीजिए 3 दिन पहले अभी जुड़े थे हमारे साथ इसी डिबेट में, उन्होंने 20 लाख करोड़ की पैकेज पर कहा था कि 90% इसका हिस्सा वो लोन है जो आम आदमी को, छोटी फैक्ट्रीज को चुकाना होगा। और आज स्थिति यह है कि आदमी अपने सेविंग्स का 1 पाई नहीं खर्च करना चाहता, उसे नहीं पता आगे नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। और आप छोटी इंडस्ट्रीज को, जिन्होंने 2 महीने बिजली का बिल चुकाया लाखों लाख रुपए का, जो आपका फिक्स चार्जेस होते हैं वो चुकाया, उसको अभी तक कोई छूट नहीं है, और आप उसको ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोन लेकर अपना धंधा एक बार फिर शुरू करे। देखिए, उसी में आप बारीकी से देखेंगे तो डिडक्शन भी हुआ है, इंटरेस्ट के रेट में भी डिडक्शन हुआ है, उसमें भी रिबेट दिया गया है, और भी अन्य को प्रावधान लघु उद्यमियों के लिए, मध्यम उद्यमियों के लिए उसमें किए हैं। अभी सरसरी तौर पे हम पूरे पैकेज को देख रहे हैं। बारीकी से हम देखेंगे तो ये भारत के पुनरुत्थान का और आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा पैकेज है। मैं मान के चलता हूं कि जरा हम थोड़ा सा आगे इसको देखें तो कि परिणाम क्या आते हैं सामने। अधिकतर लोग कहते हैं कि फायदा उसी में होता है जिसमें हम उपभोक्ता के लिए या गरीब आदमी के लिए अकाउंट में कुछ पैसा डाल देते हैं। मैं मान के चलता हूं कि इससे कोई एसेट्स नहीं बनती। एसेट्स जो बनी हुई हैं वो यथावत रहे और नई एसेट्स बने, नई फैक्ट्रियां खुले, नए उद्योग खुले और जिस मजदूरों को और काम मिले, जो पलायन कर चुके हैं वो वापस आए, और उनके लिए बहुत आवश्यक जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है वो मिले। मैं तो ये कहता हूं कि उसमें मजदूरों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, जहां है उनको वहीं रोजगार मिल जाए। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। गोपाल जी, मैं आखिरी 30 सेकंड बाला बच्चन साहब आपको दे रहा हूं। बाला बच्चन साहब, अब तक देश में जो नियम कानून है कम से कम बढ़वाने के लिहाज से तो वो सटीक है, आपके यहाँ एक भी एक्टिव केसेस नहीं है, तो आप तारीफ करते हैं इन इंतजामों की, इन नियमों की?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने खुद ने भी अपनी विधायक निधि से लगभग 15,45,000 रुपए मैंने दिए हैं, जो कोविड से निपटने के लिए उपकरण और इससे संबंधित जो मेडिसिन और भी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए मैंने जो राशि दी है। हम लोग भी आए दिन लगे रहते हैं। आपने डीपीटी की जो बात की, इसी की आज आवश्यकता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की आज आवश्यकता है। और इस बात को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी बोली है, तभी प्रवासी मजदूरों को एकदम उनको मदद भी मिलेगी और यही उनके लिए ठीक भी रहेगा। जहां तक बड़वानी जिले की बात है, इसी से उनकी रीढ़ मजबूत हो सके जो लॉकडाउन में टूट गई है। माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। बाला बच्चन जी बहुत शुक्रिया आपका, गोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका, हरीश जी आपका बहुत शुक्रिया और अमरजीत भगत जी आपका बहुत शुक्रिया। अमरजीत भगत खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाला बच्चन साहब और गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि देश को क्या वेवर की जरूरत है, यानी कि माफी की जरूरत है, कर्ज माफी, ऋण माफी या फिर ब्याज माफी या बिजली के बिल माफी, इसकी जरूरत है या उसको लोन की जरूरत है? एक सवाल ये। लॉकडाउन 4.0 हो गया है, 18 मई से 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन हम आपसे फिर वही अपील करते हैं जो हम आपसे पिछले 70 दिन से कर रहे हैं। अपील ये, डिस्टेंस बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाकर रखिए, सार्वजनिक जगहों पर मत थूकिए, हाथ मत मिलाइए, तभी हम धीरे धीरे अपनी जो पुरानी जिंदगी थी उसमें लौट सकेंगे। हम फिर से एक बार उसी जिंदगी में वापस जा सकेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।